नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं आपका सोशल साइंस टीचर सुमित राणा लाया हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर द चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। क्वेश्चंस के आंसर मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि सारे मॉडल आंसर्स हैं, बट आपसे एक एक्सपेक्टेशन है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और समझिएगा आंसर राइटिंग कैसे करना होता है। आई होप पेन और पेपर के साथ बैठे हैं आप इस क्लास में। चलिए चलते हैं फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया। तो इंडिया में वुमेन को कहां कहां पर, किस किस जगह पर डिसएडवांटेज देखने को मिलता है या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। देयर आर मेनी थिंग्स, ठीक है। यू कैन बेसिकली प्रैक्टिकली यू कैन सी वुमेन सफरिंग एट एवरी इवेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जैसे यहां पर देख लीजिए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी राइट्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड वायलेंस उनके साथ होता है। एजुकेशन में उनको क्या सफर करना पड़ता है, 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन नहीं हुआ, ग्रेजुएशन किसी हालत में हो भी गया तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, ठीक है। जैसे जैसे हायर एजुकेशन आती जाएगी वैसे वैसे वुमेन की पॉपुलेशन डाउन होती जाएगी व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। एम्प्लॉयमेंट, भाई जब एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट कहां से अच्छी मिलेगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट बिल भी गई तो सैलरी इन कंपैरिजन टू मेन। प्रॉपर्टी राइट्स, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग, यू नो वी हैव अ लॉ इन द कंट्री जो इंश्योर करता है कि भाई लड़का हो या लड़की माता पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार होगा, बट ग्राउंड रियलिटी इज ऐसा नहीं होता है। वुमेन को अगर अपनी प्रॉपर्टी राइट्स में हिस्सा चाहिए, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तो उसे कहीं ना कहीं मनमुटाव, मतभेद झेलने पड़ते हैं अपने ही भाइयों के साथ। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हमने डेटा देखा है, लगभग 14 पॉइंट कुछ परसेंटेज महिलाएं लोकसभा में 2019 के इलेक्शन में चुनकर गईं। लेस देन 15%, लेस देन 5% स्टेट असेंबलीज में, आई एम सॉरी, लोकल गवर्नमेंट्स में और स्टेट असेंबलीज में आपको महिलाओं का पार्टिसिपेशन दिखता है। वायलेंस ऑन द नेम ऑफ डाउरी और बाय एनी नेम यू विल सी इन द वुमेन्स लाइफ। इसके अलावा उनको हेल्थ केयर में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फूड सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम है। देखा होगा ना, पूरा घर खाना खा लेगा तब आखिर में घर की बहू खाना खाएगी, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी के कई मायने हैं यहाँ पर। एक तो मैंने जो बहुत बेसिक एग्जांपल समझा दिया। तीसरा है डिसीजन मेकिंग, कोई भी घर से रिलेटेड डिसीजन लेना हो, समाज से रिलेटेड डिसीजन लेना हो, देश से रिलेटेड डिसीजन लेना हो, यहां तक कि वोटिंग का भी डिसीजन लेना हो कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना, औरत की डिसीजन मेकिंग में इतनी ज्यादा भागीदारी नहीं देखने को मिलती है। और फाइनली फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि बेटा शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, हॉस्टल से रात के 10 बजे के बाद निकल नहीं सकते हो, लेट नाइट पार्टीज अलाउड नहीं है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन ऑब्जर्व। Now the next question is, state different forms of communal politics with one example each. आपसे ये बोल रहा है कि कम्युनल पॉलिटिक्स का आप एग्जाम्पल बता दो, ठीक है। कम्युनल पॉलिटिक्स किस किस फॉर्म में आपको दिखती है समाज में, एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो पहला, मैनिफेस्टेशन ऑफ कम्युनल सुप्रीमेसी इन एवरीडे बिलीफ, दिस इज द कीवर्ड। तो जब आप आंसर लिखोगे ना बच्चों, तो आप क्या करोगे, कीवर्ड को अंडरलाइन करोगे। जैसे पहला वाला जो हमने आंसर देखा वुमेन वाला, उसमें यू कैन इवन राइट डिफरेंट पॉइंटर्स, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंटर, एजुकेशन को, पॉलिटिकल राइट्स को, पॉलिटिकल डिसीजंस को, हेल्थ केयर को, यू कैन एक्सप्लेन एवरी पॉइंट, ऑल्दो इट वाज नॉट नेसेसरी बट यू कैन एक्सप्लेन इट। लेट्स से अगर 5 मार्क्स में आ गया ये क्वेश्चन जो है, इसमें आपको खास ख्याल रखना होता है कीवर्ड्स का, जो आपको अंडरलाइन करना ही होता है, हाईलाइट करना ही होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, आप कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है, कम्युनलिज्म का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन जो है आप कहां देखते हो, हर रोज देखते हो, एवरीडे लाइफ में देखते हो। कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय मिलिटेंट रिलीजियस फैक्शंस। कुछ ऐसे समाज में लोग होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो रिलीजन के नाम पे हमेशा हमेशा एग्रेसिव होते हैं और दूसरे रिलीजन के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज aspiring for majority dominance or the establishment of an autonomous state। ये आप रिलेट कर पाएंगे
हमने इंडिया और पाकिस्तान के केस में भी देखा है और श्रीलंका और श्रीलंका के केस में भी देखा है कि मेजॉरिटेरियनिज्म, याद आ रहा है, मेजॉरिटेरियनिज्म, जब मेजॉरिटेरियनिज्म का जो केस है वो भी कम्युनलिज्म में आपको देखने के लिए मिलता है। और फाइनली क्या होता है कि भाई अपना एक ऑटोनॉमस स्टेट बना लो। ऑटोनॉमस स्टेट का मतलब सिर्फ हमारी चलेगी, ठीक है। और ये देखिए, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर है, वहां पर हमने क्या देखा कि भाई वो अपना ही अलग देश बनाना चाहते थे। वहां के कुछ ग्रुप्स हैं, क्यों? ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिलीजियस सिंबल्स एंड फिगर्स इन पॉलिटिकल कैंपेन्स टू अट्रैक्ट वोट्स। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी चुनाव आएगा तो सारे धर्म गुरु आपको दिखाई देंगे स्टेज पे, रिलीजियस सिंबल्स दिखाई देने लगेंगे रैलियों में और ड्यूरिंग द कैंपेन्स, ठीक है। न्यूमरस पॉलिटिशियंस एम्प्लॉय दिस स्ट्रैटेजी टू गार्नर सपोर्ट फ्रॉम द 2 लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटीज इन द नेशन, ठीक है। देयर इज नो नीड टू राइट एनी नेम, यू कैन जस्ट सिंपली राइट द statement that 2 largest religious communities in the nation or just largest religious communities in the nation. Furthermore, communal politics can materialize as communal unrest and clashes as witnessed in the 2002 Gujarat riots. So 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे वो बेसिकली communal riots का example है। Next is क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। आपको ये बताना है कि देश में आज भी कास्ट इनइक्वालिटी कैसे चल रही है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो आप तो ऐसी शुरुआत करते हो कि हाँ भाई आज भी जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया में भी जो है, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी जो है कास्ट इनइक्वालिटी इंडिया में है, ठीक है। और अभी भी क्या होता है, अगर मैरिज की बात की जाए तो लोग शादी आज भी कहाँ करते हैं, अपने ही कास्ट में करते हैं। देखिए विद इंटरेस्ट वाली बात अलग है, विद इंटरेस्ट वाली बात अलग है, बट अगर नॉर्म्स की बात की जाए, प्रेशर की बात की जाए तो वो बात अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन एंटायरली इरेडिकेटेड। ये हम अखबारों में देखते ही रहते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट की महिला ने खाना बनाया तो बच्चों ने मिड डे मील का खाना ही नहीं खाया, ठीक है। एक्सेस टू एजुकेशन रिमेन्स अ चैलेंज फॉर दोज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम द लोअर कास्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहां पर मैरिज का पॉइंट लिखा हमने, यहां पर हमने एजुकेशन का पॉइंट लिखा। मतलब कास्ट सिस्टम इंडिया में आज भी, कास्ट इनइक्वालिटी इंडिया में आज भी कैसे प्रिवेल करती है, नॉट कास्ट सिस्टम, बेसिकली कास्ट इनइक्वालिटी ही सही शब्द है यहाँ पे। कास्ट इनइक्वालिटी कैसे प्रिवेल करती है उसका पहला एग्जाम्पल हमने मैरिज से देख लिया, दूसरा एग्जाम्पल हमने एजुकेशन से देख लिया। तीसरा एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी की, पैसे की बात कर लेते हैं, साधारण भाषा में पैसे की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक स्टेट रिमेन्स इंट्रिकेटली टाइड टू दी कास्ट सिस्टम। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कास्ट सिस्टम जो चला आ रहा है ना, उस पे कई लोगों को एडवांटेज था, कई लोगों को डिसएडवांटेज था। तो अगर कुछ लोगों को एडवांटेज था तो वो एडवांटेज आज भी कंटिन्यू है, तो उसकी वजह से आप उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ देख पाते हो। दूसरे के पास डिसएडवांटेज है तो वो ग्रोथ वैसी दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर आपके लिए रीड कर देता हूँ। इन मॉडर्न इंडिया एज वॉज द केस इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, द इम्पावरिश्ड लार्जली बिलोंग टू द लोअर कास्ट और लो कास्ट, while the affluent are primarily from the high caste। मतलब कि भैया अगर आप समाज में लोगों को देखो, ठीक है, समाज के अगर लोगों को आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो गरीब दिखाई आपको देगा, पुअर है ना, पुअर है, इम्पावरिश्ड है, वो व्यक्ति कौन होगा? जनरली आपको लोअर कास्ट का व्यक्ति होगा। और जो एफ्लुएंट है, जिसकी समाज में बहुत ज्यादा चलती हो, जिसके पास बहुत पैसा हो, वो आपको कहां से दिखाई देगा? वो आपको दिखाएगा अपर कास्ट से, वो आपको दिखाई देगा अपर कास्ट से, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू। दिस अंडरस्कोर्स द ऑनगोइंग प्रेजेंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज इन इंडिया। तो हमने तीन चीजें देखी, मैरिज, एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सवाल नंबर 4, सवाल है स्टेट 2 रीजंस to say that caste alone cannot determine election results in India।
आपको वो दो रीजंस बताने हैं जिससे आप ये प्रूव कर दो कि भाई सिर्फ कास्ट की वजह से इलेक्शंस पर डिसीजन नहीं होते हैं, सिर्फ कास्ट की वजह से डिसीजन नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो ये है, हमने पुराने वीडियोस में देखा हुआ है कि एक 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, लेट्स से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, ये देखिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इनमें से आपको एक भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं मिलेगी जहां पर एक कास्ट जो है क्लियर मेजॉरिटी में है। क्लियर मेजॉरिटी का मतलब क्या है, मोर देन 50% एक ही कास्ट के लोग हों। लेट्स से वहां की पॉपुलेशन है 100, तो वहां पर आपको ऐसा नहीं होगा कि 50 से ज्यादा लोग जो है, मोर देन 50 लोग जो है एक ही कास्ट के मिले। तो जब क्लियर डोमिनेंस नहीं है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है कास्ट की, तो ऑब्वियसली एक कास्ट पे तो पूरा इलेक्शन डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो कैंडिडेट्स हैं, व्हाट दे विल डू, दे विल, कैंडिडेट्स और पार्टीज जो हैं, दे विल रिलाई ऑन मोर देन व्हाट, वन कास्ट। ठीक है, पहला एग्जांपल ये हो गया, पहला हमने रीजन ये दे दिया। दूसरा, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो पूरे के पूरे वोट एक कास्ट से निकलवा सके, या दूसरे भाषा में ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है और इस पॉलिटिकल पार्टी को C1 कास्ट के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर सपोर्टिंग, बट लेट्स से मेजॉरिटी ही सपोर्ट कर रहे हैं। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, अगेन मोर देन 50%। तो भाई मोर देन 50% का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 100 टोटल पॉपुलेशन है, तो 51 भी तो मोर देन 50% ही हुआ ना। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब यह है कि मेजॉरिटी सपोर्ट भले कर रहे हो, लेकिन ऑल सपोर्ट, एब्सोल्यूट सपोर्ट पार्टीज को नहीं मिल रहा है। और ये डिपेंड भी करता है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई अलग अलग जेंडर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे देखते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच इन्वॉल्व्स व्हेन यू आर गोइंग टू कास्ट योर वोट। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन की व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज। देखो सवाल को जरा ध्यान से समझना, वुमेन रिप्रेजेंटेशन की स्टेटस की बात कर रहे हैं कि हालात क्या है, कहां पे, इंडिया के कहां, लेजिस्लेटिव बॉडी में। मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि लोकसभा की भी बात करो, या और आसान बनाते हैं इसको, वो आपसे पूछ रहा है कि आप सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा की बात भी लिख सकते हो, साथ में आपको स्टेट लेवल पर भी बात बतानी है, साथ में आपको विधानसभा विधान परिषद के लेवल पर भी बात बतानी है, और आपको लोकल लेवल पर भी, मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पर भी बात बतानी है। तो ऑब्वियसली आपके पास अब राज्यसभा की डिटेल्स तो बुक में नहीं दी हुई है ना, विधान परिषद का तो कोई मेंशन ही नहीं है बुक में। ठीक है, तो मेंशन किसका है, लोकसभा का है, स्टेट असेंबलीज का है, और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का है। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, आप स्टेटस बताओगे, स्टेटस आप उस साल का भी लिख सकते हो जिस साल आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, या आप स्टेटस वो मेंशन कर सकते हो जो बुक में लिखा है और जहां तक का लिखा है। लेट्स से आप एग्जाम 2025 में दे रहे हो और बुक में लिखा हुआ है मात्र 2018 तक, तो आप 18 तक लिखो, वहां लिखा है 2019 तक और आप एग्जाम दे रहे हो 2020 में, तो आप 19 तक का लिखो। कहने का मतलब है यू कैन फॉलो टू थिंग्स, यू कैन फॉलो द बुक, द डेटा फ्रॉम द बुक, और you can follow the current updated data, current data. ठीक है, the data can be taken from the book or the current data. चलिए, तो मैं एक मॉडल आंसर लाया हूं, आप देख लीजिए। इंडिया रैंक्स अमंग द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो जिन लोगों ने आप पहले कोर्स के वीडियोस देखे हैं, आपको याद होगा एक ग्राफ हमने देखा था जहां पर हमने कुछ ऐसा देखा था, आप चाहें तो बना भी सकते हैं एग्जाम में, एक एवरेज वर्ल्ड का एवरेज था। ठीक है, वर्ल्ड का एवरेज था, और बुक में जो है वो डेटा कब का दिया हुआ है, बुक में डेटा दिया हुआ है 2000, ये जो ग्राफ था ये 2018 का था। इसमें हमने देखा था इंडिया का 11.8% मेंशन्ड है और वर्ल्ड का एवरेज 24% था। और नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, ये मान लीजिए नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये इंडिया हो गया और ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं, तो नॉर्डिक कंट्रीज का जो है 42% के आसपास यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखा हुआ था। तो यू कैन इवन ऑल्सो ड्रॉ अ ग्राफ व्हाइल राइटिंग एन आंसर, इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर।
ठीक है, चलिए, सो लेट मी नॉट डिलीट इट राइट नाउ। तो एक तो ये हो गया, लोवेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो इसको आप ऐसे प्रूव कर दे रहे हो। लोकसभा और असेंबलीज की अगर बात करें, लोकसभा और असेंबलीज की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है, वो कितना है लोकसभा में। तो हमने लेस देन, ये आप चाहें तो अपडेटेड नंबर यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो अपडेटेड नंबर यूज कर सकते हैं। लोकसभा में अभी लेस देन 15% है, और स्टेट असेंबलीज में विधानसभा में कितना है, लेस देन 5% है। दैट इज व्हाट यू कैन यूज। ठीक है, सो लेट अस मूव अहेड। चलिए, तो यहां से यहां तक आप चाहे तो इसको सिर्फ 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। एक तो ये कि भैया अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड एवरेज से भी नीचे है इंडिया की हालत। ठीक है, वर्ल्ड एवरेज से भी नीचे है इंडिया की हालत। पॉइंट नंबर 2, आई कैन कोट द डेटा फ्रॉम लोकसभा, लेस देन 15%, फ्रॉम legislative assemblies, that is less than 5%. Even I can draw a graph here which I have explained you just now. Next, यहां पर आप आंसर को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए थोड़ी पॉजिटिविटी भी ला सकते हो आंसर में, और आप ये लिख सकते हो, देखिए ये इंटरनेशनल लेवल पे बात हो गई, ये सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बात हो गई, सॉरी ये सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बात हो गई। नाउ आप लोकल लेवल की बात कर सकते हो, और लोकल लेवल पे थोड़ी पॉजिटिविटी ऐसे देखने को मिलती है कि लोकल लेवल पे 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, लोकल लेवल पे 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। अब ये जो है पंचायत भी हो सकते हैं या ये म्यूनिसिपैलिटी भी हो सकती है। ठीक है, सो आई एम ड्रॉइंग दीज थिंग्स ताकि आप इसको नोट कर सकें, आप इसको नोट कर सकें। ठीक है, इस तरीके से भी आप नोट करके साइड में रख सकते हैं बुक में या अपनी नोटबुक में, और यू कैन राइट द एंटायर थिंग, इट डिपेंड्स ऑन यू। माय फोकस इज टू टेल you these data which can be utilized in this particular answer. I hope this is clearly visible to you. Next, question number 6. Mention any two, सिर्फ 2 बताने क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिससे आप इंडिया को सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर करते हो। ठीक है, मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। पहला क्या है, देखिए इससे दोनों, ये यहां से ना सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, बिकॉज के बाद ये फर्स्ट पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट यहां से है। अब मैं इसको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से लिखता हूं। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैं जो लिखता हूं वो ये लिखूंगा कि भैया इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप चाहें तो फंडामेंटल राइट्स का मेंशन कर सकते हैं क्योंकि 9th में आपने पढ़ा होता है, बट स्टिल यू कैन, आई मीन यू कैन राइट इन एनी वेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स यू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन वेयर यू कैन प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट योर रिलीजन। और ये बात कहाँ लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में। हो गए ना 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिविजन्स वी यूजुअली रेफर टू, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला, जेंडर डिवीजन की जब बात होती है तो हम क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली, हम कह रहे हैं बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। अब बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल डिफरेंस की, बायोलॉजिकल इज द कीवर्ड। अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन, अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो, एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स टू वुमेन इन डेमोक्रेसीज। करेक्ट आंसर क्या है देख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्यों है ये इंपॉर्टेंट है, आंसर ये है दैट्स नॉट अ बिग डील, द पॉइंट हियर इज ये आंसर क्यों है, दैट इज अ बिग डील। देखो मैंने पहले ही यहां पे हाईलाइट किया बायोलॉजिकल डिफरेंस, हमने पढ़ा था इस चैप्टर में
It has nothing to do with the biology. It is basically the stereotype and social biasness और social construct. ठीक है. Unequal चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है. मतलब ऑब्वियसली जेंडर से कुछ लेना देना है, बट इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में देखो ये सवाल क्या पूछ रहा है कि इसको घुमा के अगर पूछा तो ये है कि जेंडर डिवीजन का मतलब क्या. ठीक है, जेंडर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि एज अ मैन आपको सोसाइटी कैसे देखती है और एज अ वुमेन आपको सोसाइटी कैसे देखती है. ठीक है. और एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स, बेसिकली ये तो वोटिंग राइट्स का मामला हुआ. ठीक है, सवाल आपसे बस ये पूछा गया कि जेंडर डिवीजन क्या होता है. इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन, मैंने अभी बात की इस पे पिछले क्वेश्चंस में. लोकसभा में सीट्स रिजर्व्ड अभी भी नहीं है, स्टेट असेंबलीज में भी नहीं है, कैबिनेट में भी नहीं है. फाइनली द आंसर इज पंचायती राज बॉडीज. ठीक है. ओके, तो इसमें हमें पहले से ये टिक लगा हुआ आंसर मिल गया, बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द मीनिंग ऑफ कम्यूनल पॉलिटिक्स. तो आपको ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, पहले आपको इसको पढ़ना है और ठीक है फिर आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट नंबर 1, वन रिलीजन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स. यस, कम्युनल पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, हम एक धर्म को दूसरे धर्म के कंपैरिजन में बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं. People belonging to different religions can live together happily as equal citizens. ये कहाँ गया, गलत है. Followers of a particular religion constitute one community. Yes, हमने ये देखा था. State power cannot be used to establish the domination of one religious group over others. नहीं, यहाँ पे can भी होता है, यहाँ पर use होगा. तो आपका आंसर क्या बनेगा, A एंड C. तो ये गलत है, आंसर इज A एंड C. ठीक है, आंसर इज A एंड C. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग. ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से शुरू होता है. इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. नहीं, ये करता है भाई, बिल्कुल ये तो सही बात है, ये करता है ना. मैंने बताया था आर्टिकल्स जो है अलग अलग फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है. गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, ये गलत बात है, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन. यस, ये सही बात है. इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ सिटीजंस विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज. यस, और हमने यही बात की थी, अगर आपको लेट्स से रिलीजन नहीं भी फॉलो करना आप मत करो. ठीक है, तो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11. सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन डैश आर पिक्यूलियर टू इंडिया. आंसर है कास्ट. ठीक है, ये बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर है कास्ट. पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है, यूनिक फीचर है इंडिया का. ये यूनिक बात है जो इंडिया में आपको देखने को मिलती है. देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये चलिए डिस्क्रिमिनेशन हटा देता हूं आपकी सहूलियत के लिए. जेंडर डिवीजन और रिलीजियस डिविजन्स ये आपको वर्ल्ड में हर जगह देखने को मिलेगा, है ना. जेंडर और रिलीजन का जो डिवीजन है वो आपको वर्ल्ड में हर जगह देखने को मिलेगा, बट कास्ट जो है वो इंडिया का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, तो कास्ट इज द आंसर. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. दिस इज द मैच द फॉलोइंग. लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी हुई है, आपको पता लगाना है कौन सा सही है या कौन सा मैच किससे बैठेगा. अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन इज बेसिकली अ फेमिनिस्ट. ठीक है, इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो व्यक्ति मेन, या आप याद करिएगा मैंने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है, मेन और वुमेन के जो इक्वल राइट्स की बात करेगा वो फेमिनिस्ट कहलाएगा. अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, वो क्या कहलाएगा, कम्युनलिस्ट. ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे साइड में लिख भी देता हूं. 1 का हो गया B, 2 का हो गया A, नाउ 3 and 4. अ पर्सन हु थिंक्स कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी इज अ कास्टिस्ट. 3rd का हो गया D. ठीक है, ऑब्वियसली 4th का होगा C. पढ़ लेते हैं क्या है. अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स इज अ सेक्युलरिस्ट और सेक्युलर व्यक्ति. ठीक है, तो दिस इज द आंसर BADC.
ठीक है, तो BADC हमने देखा था, BADC देख लेते हैं कहां पर है, BCAD BADC, यस दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, BADC इज द करेक्ट आंसर। ये इस तरीके का जब ऑप्शन आएगा ना बेटा एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, कि ये क्या लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें थोड़ा आपसे ध्यान से देखना होगा, एंड देन यू विल मार्क द आंसर। आई होप you understood all the questions carefully. I hope you understood how to write the answers, how to represent the data, how to draw the graph or the chart, whatever is applicable in the answers. And for more previous year questions paper for your board examination, or let's say in future if you would like to refer in class 12th, do visit the websites of Magnet Brains and the YouTube channels or the app of Magnet Brain. ठीक है, इसके अलावा आपको ये बात तो पता ही है कि यू कैन वॉच द कंटेंट अवेलेबल टू द प्लेटफॉर्म्स ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एट मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू सो मच।